देखो अधिवासों के प्रकार, मुख्य रूप से अधिवासों को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास तो वे अधिवास होते हैं जिनमें अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी होती है और वहाँ पर कृषि, पशुपालन, आखेट, मछली पकड़ना, बागवानी, खनन आदि प्राथमिक क्रिया संचालित होती है। इसके विपरीत नगरीय अधिवास वे अधिवास होते हैं जहाँ की 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी होती है, गैर कृषि कार्यों में लगी होती है। तो विभिन्न आधारों पर अधिवासों के प्रकार बताए गए हैं। अब हम यहाँ देखें तो सबसे पहले स्थल व स्थिति के अनुसार अधिवासों का वर्गीकरण। तो देखो स्थल और स्थिति के अनुसार अधिवासों को कई भागों में बांटा गया है। अधिवास का विस्तार जितने भूभाग पर होता है उसे स्थल कहते हैं। देखो स्थल और स्थिति में क्या अंतर है। अधिवास का विस्तार जितने भूभाग पर होता है उसे स्थल कहते हैं तथा इस स्थल के चारों ओर आवृत भौतिक और सांस्कृतिक दशाओं के सम्मिलित परिवेश को अधिवास की परिस्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं। इस प्रकार कोई भी अधिवास अपनी स्थिति के अनुसार ही विकसित होता है। स्थल जहाँ पर वो बसा हुआ है और स्थिति उसके चारों ओर की लोकेशन। तो मैदानी अधिवास, अगर अधिवास का निर्माण मैदानी भागों में हुआ तो हम उसको कहेंगे मैदानी अधिवास। पर्वतीय अधिवास, अगर अधिवासों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है तो क्या कहेंगे, ये पर्वतीय अधिवास है। अब एक तो अंतः पर्वतीय अधिवास, एक पर्वतपदीय अधिवास। अंतः पर्वतीय अधिवास क्या होता है कि जैसे कि दो पर्वत श्रेणियां हैं और उन पर्वत श्रेणियों के बीच में अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो हो जाएगा अंतः पर्वतीय अधिवास। और एक पर्वत श्रेणी के जो पर्वतपदीय भाग है, पर्वतों का जो निचला हिस्सा है, आधार वाला हिस्सा है, वहां पर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे ये पर्वतपदीय अधिवास है। तीसरा पठारी अधिवास, अगर अधिवासों का निर्माण आपके पठारी भाग पर हुआ है, जैसे तिब्बत के पठार पर हुआ है तो क्या कहेंगे, पठारी अधिवास। जलीय स्थिति वाले अधिवास, अगर अधिवास का निर्माण किसी झील के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, सागर के किनारे, तटीय भागों पर हुआ है तो क्या कहेंगे, जलीय स्थिति वाले अधिवास। जैसे कोई बंदरगाह नगर विकसित हो गया। मार्ग संगम अधिवास, ऐसे अधिवास जिनका निर्माण यातायात और परिवहन के साधनों के कारण होता है, एक व्यापारिक मार्गों का मिलन स्थल के कारण होता है तो हम क्या कहेंगे, मार्ग संगम अधिवास। तो ये थे स्थल व स्थिति के अनुसार अधिवासों के प्रकार, जिनमें थे आपके मैदानी अधिवास, पर्वतीय अधिवास, पठारी अधिवास, जल स्थिति वाले अधिवास और मार्ग संगम अधिवास। अब जो दूसरा प्रकार है मुख्य रूप से वह आपके आकार के अनुसार अधिवासों का वर्गीकरण है। तो देखो इसमें सबसे पहले आता है पूर्वा। पूर्वा क्या होता है कि ग्राम से भी छोटा होता है। इसमें 20 से 50 तक ग्रोह की संख्या होती है। उसके बाद ग्राम आता है और ग्राम के बाद विकसित होकर आता है नगरीय ग्राम। तो नगरीय गांव में ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है। ग्राम में तो पूरी ग्रामीण विशेषता पाई जाती है जिसमें प्राथमिक विशेष संलग्न होते हैं, लेकिन जो नगरीय ग्राम होता है, नगरीय गांव जो बोलते हैं उसको अर्बन विलेज बोलते हैं, इसमें नगर की और गांव की दोनों प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की विशेषता पाई जाती है, अतः इसे ग्रामीण नगर या ग्रामीण नगर कहा जाता है। यहाँ पर 150 से 500 तक की जनसंख्या पाई जाती है। कोई छोटा प्रशासनिक कार्यालय पाया जाता है। तो सबसे छोटा पूर्वा, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा नगरीय ग्राम, फिर उससे बड़ा कस्बा। जिस नगर विशेष में मनुष्यों की संख्या
50 से लेकर 50,000, 500 से लेकर 50,000 तक पाई जाती है उसे कस्बा कहा जाता है। पचास हजार की जनसंख्या रखने वाले कस्बों को चरम कस्बा, क्लाइमेक्स टाउन कहा जाता है। चरम कस्बा। तो 50,000 की जनसंख्या रखने वाले कस्बों को बोलते हैं क्लाइमेक्स टाउन, चरम कस्बा। उसके बाद आता है नगर। नगर में कुल जनसंख्या 50,000 से अधिक पाई जाती है। विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय पाए जाते हैं और 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को बोलते हैं मिलियन सिटी बोलते हैं। अगर किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको बोलेंगे मिलियन सिटी। उसके बाद है महानगर। महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। किसी राज्य विशेष की या किसी प्रदेश विशेष की यहाँ प्रादेशिक राजधानी पाई जाती है। व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से संपन्न होता है तथा कोई बड़ी व्यापारिक मंडी भी पाई जाती है। फिर है भरतनगर, मेघालोपोलिस। जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जो बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं उन्हें बोलते हैं मेघालोपोलिस। सर्वप्रथम 1957 में जीन गोटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित बोस्टन से वाशिंगटन के मध्य 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैले विस्तृत नगरीय क्षेत्र के लिए मेघालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद मम्फोर्ड ने जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी उन्हें मेघालोपोलिस कहा। अतः मेघालोपोलिस नगर का चरम एवं विस्तृत रूप है। तो मेघालोपोलिस की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। तो यह नगर का चरम और विस्तृत रूप है जिसमें सघन जनसंख्या बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में रहती है। अतः मेघालोपोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया। इस तरह से आकार के आधार पर जो नगर हैं, आकार के अनुसार अधिवासों का वर्गीकरण पूर्वा, ग्राम, नगरीय ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर और वृत्तनगर।